नमस्ते स्टूडेंट। कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है जिसमें दिल्ली सल्तनत में अभी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा याद हो जाए हमें। देखिए, थोड़ा लिंक हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। हमने दिल्ली सल्तनत में पहला पढ़ा था 1206 से लेकर 1290 तक ममलूक वंश, गुलाम वंश, जिसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऐबक का शाब्दिक अर्थ था चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, उसने क्या क्या उपाधियाँ धारण की, उसने सिक्के नहीं चलवाए थे और उसने क्या क्या बनवाया ये सारा, और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इतना पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई चौका खेलते वक्त, देखिए इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश कह रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है कि चौका खेलते टाइम, तो उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पे बैठता है। लेकिन आराम शाह जो होता है एक योग्य शासक नहीं होता है। जैसे वहाँ का शासन या जो भी आक्रमण वगैरह होते वो नहीं संभाल पाता है, तो वो इल्तुतमिश को बुलाता है। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम वंश का दास था। ठीक है, उसको बुलाता है। तो वो क्या करता है, आराम शाह जो है, आराम शाह की वो क्या करता है, हत्या करवा देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश में कौन सा ऐसा शासक था जो 1 साल से ज़्यादा नहीं टिका, तो आराम शाह कह सकते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में देखिए। इल्तुतमिश का शासन जो है 1211 से लेके 1236 तक चला। ठीक है, ये कौन था, ये एक इलबरी तुर्क था। देखिए, तुर्क में भी अलग अलग कुछ वो जातियाँ होती हैं, जैसे इलबरी और भी होती हैं। ठीक है, तो यह क्या था, ये बदायूं का गवर्नर था उस टाइम जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था दिल्ली पे, तो ये बदायूं का गवर्नर बना हुआ था। ये ऐबक का दामाद था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसने क्या क्या काम किए जिसकी वजह से इसे महान शासक कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या करा, इसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन कराया। तो ये चहलगानी क्या है, चहलगानी है 40 सरदारों की पूरी टोली, जिसमें जो 40 सरदार रखे गए जो कि इसे प्रशासन के बारे में बताते थे और इसे सलाह मशवरा करते थे, साहित्य की रचना करते थे, इसके काल के बारे में विवरण करते थे। ये सारे चीज़ें मतलब एक तरीके से पावर थी। 40 सरदारों की जो गठन था वो एक तरीके से पावर थी इसके पास। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इसे 40 दल भी कहते हैं। देखिए, वही बात हो गई, 40 सरदारों की टोली, 40 दल भी कहते हैं इसे। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, जो दिल्ली की राजधानी थी पहले कौन सी थी, दिल्ली की राजधानी थी लाहौर। क्यों, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो था गौरी का दास था, तो उसने लाहौर ही राजधानी रखी क्योंकि वहीं से ख़रीदा था गजनी ने उसे। तो उसने दिल्ली का जो राजधानी थी उसको चेंज नहीं किया, वही रखा। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है, तो उसे शासन जो भी चलाना होता है वो दिल्ली से चलाता है, तो इसलिए वो दिल्ली को लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाता है। उस टाइम क्या होता है, गौरी भी मर चुका होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं होता, तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है, शासक बनता है और दिल्ली को राजधानी बना लेता है। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद ही कुछ काम करता है। देखिए, दिल्ली को राजधानी इसने बना लिया। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो गुलाम वंश की स्थापना करता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं बनता है, वह एक दास के रूप में रहता है। जो गजनी था उसने क्या करा था, उसने खरीदा था इसको। इसने मतलब एक तरीके से जो बाज़ार लगते थे वहाँ से इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था। तो ये हमेशा दास के रूप में रहा, गुलाम के रूप में रहा। इसने वंश भी चलाया, तो गुलाम वंश चलाया। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक वो नहीं बना, ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, गद्दी पे बैठ के शासन चलाता रहा, लेकिन उसने वास्तविक उपाधि धारण नहीं की। वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए दिल्ली का, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, तो यह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। इसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया।
काम के बदले भूमि देना ये थोड़ा सा गलत हो गया। काम के बदले भूमि नहीं देना। एकता व्यवस्था जो होती है वो ये होती है कि जैसे कोई राजा भूमि दे रहा है और भूमि में मेहनत करके कुछ मजदूर अगर या मतलब कारीगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसका कुछ परसेंट, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, जिसमें पैदा होने वाली टैक्स के रूप में राजा को देते थे। ठीक है। तो एकता व्यवस्था में क्या था कि टैक्स के रूप में कुछ मतलब सामान या जो भी वहाँ पे उत्पाद होता था, अनाज वगैरह, वो राजा को टैक्स के रूप में देते थे। तो एकता व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? वो इल्तुतमिश ने की थी। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है। इसने और क्या किया? इसने 2 सिक्के चलाए। कौन कौन से? चांदी का टका चलाया, तांबे का जीतल चलाया। तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश के और ताजुद्दीन यलतौज के बीच। देखिए, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ 1191-92 के समथिंग। पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और तीसरा युद्ध ये हुआ है 1216 में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के बीच। जो पहला युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था? गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा? और छोड़ दिया था गौरी को। अगर गौरी को नहीं छोड़ते तो शायद हिस्ट्री कुछ और ही होती। फिर गौरी ने दोबारा आक्रमण किया जब पृथ्वीराज चौहान जी हार गए और इस तरीके से उसने अपने गुलामों को वहाँ पे शासन करने के लिए दे दिया और वहाँ से धन लूट के चला गया। तो तीसरा युद्ध जो हुआ वो 1216 के समथिंग हुआ है इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलतौजी के बीच। अगर पूछ लिया जाए तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ तो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलतौजी के बीच हुआ। ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें यलतौजी को पराजित किया। ठीक है। और इसने कुबाचा को कई बार पराजित किया। कुबाचा को भी यलतौजी को भी पराजित किया और कुबाचा को भी पराजित किया। कुबाचा ने क्या करा? सिंधु नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली। और 1221 में जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा चंगेज़ खां कर रहा था। चंगेज़ खां कौन था? चंगेज़ खां था मंगोल, जो कि हमारे भारत में हमेशा आक्रमण किसी न किसी वजह से करता रहता था। लेकिन ज़्यादातर इसे मतलब सीमा से हराया नहीं जाता था, एक तरीके से भगा दिया जाता था या ये अंदर नहीं घुसपैठ कर पाता था। तो चंगेज़ खां जो था वो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा कर रहा था। तो जलालुद्दीन ने बोला इल्तुतमिश सर कि मेरी कुछ सहायता कर दीजिए, मुझे चंगेज़ खां से बचा लीजिए। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? उसकी कोई सहायता नहीं की, बल्कि जो मंगोल आक्रमण होने वाले थे चंगेज़ खां के, उससे अपनी राज्य सीमा को बचा लिया। ठीक है। ये देखिए, मंगोल के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचा लिया। 1229 में खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। अपने पुत्र नसरुद्दीन को उत्तराधिकारी, जब वृद्धावस्था में आ गए तो इसने क्या करा? अपने पुत्र नसरुद्दीन को उत्तराधिकारी के रूप में बना लिया। लेकिन नसरुद्दीन की हत्या हो गई। बंगाल में युद्ध हुआ जिसमें नसरुद्दीन की हत्या कर दी गई। ठीक है। नसरुद्दीन के बाद कौन राजा बनता है? उसकी पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री, जो कि रज़िया थी, जो पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक है। रज़िया को उत्तराधिकारी बनाया गया। उसके बाद ग्वालियर अभियान के समय रज़िया के नाम के सिक्के भी चलवाए गए। ग्वालियर अभियान के समय बलबन को ख़रीदा गया। ये बलबन जो है ना, यही आगे देखना क्या करेगा, यही इनके गुलाम वंश के जो शासक होंगे उनकी हत्या करके और खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। ठीक है। सब किसी न किसी की हत्या करके ही आगे इसमें बढ़े हैं। पूरा गुलाम वंश में उसने उसकी हत्या की, उसने उसकी हत्या की, ये सारा चला है। देखिए, रज़िया के नाम के सिक्के चलाए गए, ग्वालियर अभियान में बलबन को ख़रीदा गया और मृत्यु इल्तुतमिश की 1236 में हो गई। ठीक है। सुल्तान की खलीफा का प्रतिनिधि और बादशाह स्वयं। देखो, सुल्तान किसे कहते हैं? खलीफा का जैसे प्रतिनिधि मिला हुआ होता है। बादशाह किसे कहते हैं? स्वयंभू और स्वतंत्र शासक होता है, स्वतंत्र रूप से शासक चलाता है। ठीक है। देखिए, पूरा हो गया ये। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना। 1 साल तक रहा, आराम से आया, आराम से चला गया। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, बदायूं का गवर्नर था जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासन चला रहा था। इसने चहलगानी का गठन किया, 40 दल का गठन किया, दिल्ली को राजधानी बनाया, वास्तविक संस्थापक था। एकता व्यवस्था स्टार्ट की जिसमें भूमि के बदले ये कुछ टैक्स लिया करता था। चांदी का, ये क्वेश्चन आएंगे आपके में, जैसे अरबी पद्धति में इसने सिक्के चलाए, चांदी का टका चलाया, तांबे का जीता चलाया। तराइन का तृतीय युद्ध इसने
ताजुद्दीन यल्तुजी से किया और उसे हराया। कुबाचा को कई बार पराजित किया। उसके बाद इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की और इसके बाद इसका जो पुत्र नसरुद्दीन वो उत्तराधिकारी बना और उसके बाद रजिया सुल्तान जो कि इसकी पुत्री थी वो बनी। ठीक है, लेकिन बीच में इसका एक और पुत्र रिक्युद्दीन था, वो शासक बना था, लेकिन उसका कुछ खास उसने परिवर्तन नहीं किया, इसलिए उसका इतना कुछ खास नहीं। रजिया सुल्तान मेन पॉइंट है, लेकिन रिक्युद्दीन के बारे में कल पढ़ेंगे। और बाकी आपको अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया या फिर मेरी लैंग्वेज में दिक्कत है, मैं ज़्यादा स्पीड से बोलती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्वेश्चन सेंड करती हूँ मैं। थैंक यू।